नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका 3 डे फाइनेंशियल कैंप में बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रों का सबसे पहला दिन है, तो आप सबको उसकी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि माँ आपके ऊपर, आपके परिवार वालों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, आपको अच्छी सेहत दे, खूब सारे पैसे दे, आपके जो फाइनेंशियल गोल हैं वो आपको अचीव करने में आशीर्वाद बनाए रखे। ठीक है जी। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था, हम सब ने देखा होगा और हमें बड़ा आनंद आया। ये बात और है कि वो वन साइडेड मैच ही था और फिर भी जब भी मैच होता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ठीक है जी, वॉर फ्रंट हो या क्रिकेट का मैच हो, इंडिया का जीतना बहुत ज़रूरी है। इंडिया जीतती है तो एक अलग ढंग से अपने को खुशी मिलती है कि इंडिया जीती, मज़े आ गए अपने को। ठीक है जी। सो ये मैच का एक बड़ा अच्छा अनुभव रहा सबको। पितृपक्ष के बाद एक नया समय, नया दौर शुरू होता है जब हम नवरात्रि मनाते हैं और यहाँ से नए काम की शुरुआत होती है। ठीक है जी। तो ये मैं सेशन कर रहा हूँ, 3 दिन का कैंप कर रहा हूँ और अपनी साइड से कोशिश करूँगा कि आप लोग की फाइनेंशियल लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकूँ और हम कुछ चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ और बड़े आराम से हम चीज़ों को समझेंगे। आपका जो भी बैकग्राउंड है, साइंस का है, कॉमर्स का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बड़े आराम से ये सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है जी। तो हम शुरुआत करते हैं। फाइनेंस री इंजीनियरिंग ये मेरा हब है जिसमें मैं सारी एक्टिविटी करता हूँ। ठीक है। 3 दिन का फाइनेंशियल कैंप हम कर रहे हैं। आज न्यू दिल्ली में मेरी बेटी ने मैराथन में पार्टिसिपेट किया था, उसको सिल्वर मेडल मिला है। तो आज का मेरा सेशन मैं मेरी बेटी को डेडिकेट करता हूँ। ठीक है जी। सो मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, खुशी की बात है कि मेरी बेटी ने सिल्वर मेडल जीता है 5 किलोमीटर के मैराथन में। और आज ये कोइंसिडेंस है कि मैं ये कैंप कर रहा हूँ। नवरात्रों की एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है जी। हम अगले 3 दिनों में क्या सीखने वाले हैं। ठीक है जी। हमें जब भी हम कोई यात्रा पे निकलते हैं, आपने कोई फ्लाइट पकड़ी है तो आपका जहां से ओरिजिन होता है आपको ये मालूम होता है कि आपका डेस्टिनेशन क्या है। नंबर 1, आपको ये मालूम होता है कि आपका ड्यूरेशन क्या है, ट्रैवल टाइम क्या है। ठीक है जी। आपको ये भी मालूम होता है कि फ्लाइट में जो आपको खाना मिलने वाला है वो कॉम्प्लीमेंट्री है या आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है। आपको ये भी पता होता है कि आपकी सीट कौन सी है, विंडो सीट है कि आयल सीट है, क्या है, आप कौन सी कैटेगरी के पैसेंजर है, इकोनॉमी क्लास में है, बिजनेस क्लास में है, आपको ये जानकारी होती है। तो वैसे ही हमारा जो सेशन है, हमारा जो कैंप है, 3 दिनों का है, उसमें हम क्या सीखने वाले हैं, व्हाट इज देयर। हम सीखने वाले हैं फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, हम सीखने वाले हैं फाइनेंशियल सेफ्टी नेट, कारपेट इन्वेस्टमेंट। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब अमेरिका ने जापान के ऊपर बॉम्बिंग की थी, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बॉम्बिंग की थी और उस टाइम पे उन्होंने जो बॉम्ब गिराए थे उसको जो उन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज किया था, दैट वाज कारपेट बॉम्बिंग। ऐसी कोई भी जगह नहीं बची थी जहां पे उन्होंने बॉम्ब नहीं गिराए थे, कारपेट की तरह उन्होंने बॉम्बिंग की थी। उसी कॉन्सेप्ट को लेके कारपेट इन्वेस्टमेंट आता है। हम कारपेट खरीदेंगे, बेचने का काम नहीं कर रहे। उस जो मेथोडोलॉजी है, वो जो स्ट्रैटेजी है, उसको हम बोलते हैं कारपेट इन्वेस्टमेंट। वो हम सीखेंगे ये 3 के कैंप में। नेक्स्ट हम सीखेंगे हाउ टू सेव मनी एंड स्टार्ट जर्नी ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर आपको पैसा बनाना है, बढ़ाना है, तो स्टॉक मार्केट में आपको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। लोगों को बहुत सारे नोशन होते। अगले 3 दिन में आपकी जो भी मन में शंकाएं हैं वो सब दूर हो जाएगी कि स्टॉक मार्केट अच्छा है, बुरा है, जो भी है। मैं बड़े आराम से आपको बेसिक फंडामेंटल्स आपके क्लियर करूंगा ताकि आपकी जर्नी स्टॉक मार्केट में कंफर्टेबली शुरू हो सके। ठीक है जी। सेल्फ टॉक, आपको खुद से कैसे बात करना चाहिए, आपका दिनचर्या कैसे शुरू होना चाहिए, दिन कैसे शुरू होना चाहिए, आपको खुद से क्या क्या पॉजिटिव अफर्मेशन
करना चाहिए ताकि आपका जो माइंडसेट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए, आपके बिहेवियर पैटर्न में पॉजिटिविटी आए और आप उनके ऊपर काम कर सकें। ठीक है जी। और ये जो होनोपोनो टेक्निक है उसके बारे में हम सीखेंगे और समझेंगे। ये टर्म बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा, लेकिन ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आप जैसे ही इसको समझेंगे फट से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। ठीक है जी। तो हम बात करते हैं अब अपने मनी कॉन्सेप्ट्स की। पैसा पैसा, सबको पैसा चाहिए। इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बिना पैसे की गाड़ी चलती नहीं है। ठीक है जी। कई लोगों से हम ये सुनते हैं कि पैसा भगवान नहीं है। ठीक है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। कम भी नहीं है इन द सेंसेस कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपको जो भी लाइफस्टाइल चाहिए वो आपको पैसे से मिल सकता है। आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सकते हैं। आपको रोज मर्रा के जो चीज़ें हैं उसके लिए आप फाइनेंशियली अगर साउंड है तो वो चीज़ों को खरीद सकते हैं। लाइफस्टाइल आपका अच्छा हो सकता है, बच्चों को अच्छा आप एजुकेशन दे सकते हैं, अच्छे से घर में रह सकते हैं, मेडिकल फ्रंट में भी आप अपनी देख रेख कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। सो मनी कॉन्सेप्ट्स क्या, बिल्कुल बेसिक। अर्न मनी, पैसा आपको कमाना है। आप जो पैसा कमा रहे हैं आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। ठीक है। उसके बाद जो पैसा आप बचा रहे हैं उसमें जो कमा रहे हैं उसको बचा रहे हैं, मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसमें से आप सेव करेंगे। ठीक है जी, बचत करेंगे जिसे हम कहते हैं। और जो पैसे को आपने बचत किया है उसको निवेश करके आप मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रो करेंगे। बहुत सिंपल पैसे का कॉन्सेप्ट है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं है। लेकिन हम धीरे धीरे ही स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाएंगे ताकि सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे आ सकें। ठीक है जी। सो ये हमारा था मनी कॉन्सेप्ट। अब मनी कॉन्सेप्ट में जो 3 इंपॉर्टेंट पिलर आते हैं वो एक अर्निंग का आता है, सेविंग का आता है और ग्रोथ का आता है। अर्निंग मनी इज एक्शन। इसका मतलब ये है, आप जब पैसा कमाने की प्रोसेस में होते हैं या आप जब पैसा कमाना चाहते हैं या कमा रहे हैं, या तो आप अपना टाइम दे रहे हैं उनको, मतलब आप एम्प्लॉय हैं, कहीं पे 9 to 5 का जॉब कर रहे हैं और आपको उसके बदले में आपकी सैलरी मिलती है। ठीक है। दूसरा, आप कहीं पे एक प्रोफेशन में हैं, अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, अपनी एक्सपर्टीज दे रहे हैं, आप कुछ उसमें पार्टिसिपेट करें, उसके बदले में आपको आपकी प्रोफेशनल फीस मिल रही है। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको आपने कुछ लिटरेचर लिखा है, कोई बुक लिखी है, उसकी रॉयल्टी आपको मिल रही है। सो आपने कुछ एक्शन लाइफ में लिया है जिसके एक्सचेंज में आपको पैसा मिल रहा है। पैसा बेसिकली क्या है? पैसा एक जरिया है जिससे आप सामान को खरीद सकते हैं, सर्विसेज को खरीद सकते हैं, लाइफस्टाइल को खरीद सकते हैं और अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सकते हैं। एक जरिया है। ठीक है जी। एक ये देखिए, ये एक सादा कागज है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यहीं पे मैं आपको ये कागज बोलूँ ये 500 रुपये है और कोई भी इसको एक्सेप्ट करता है तो इसका स्टेटस बदल जाएगा, है ना जी। आप क्या करोगे, नीचे करेगा तो आप उसको ऐसा प्रणाम करते हो, क्योंकि उस कागज में एक पावर आ गई है। ठीक है ना, आरबीआई ने उसको सर्टिफाई कर दिया कि भाई ये करेंसी इंडिया में चलेगी, तो आप उस कागज के टुकड़े को भी भगवान मानते हैं। सिंपल बात है, कुछ नहीं। सो जब आपको पैसा कमाना होता है तो आप कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं, कहीं ना कहीं कुछ काम करते हैं, उसके एक्सचेंज में आपको सैलरी मिलती है, प्रोफेशनल फीस मिलती है, या आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको उसकी क्या मिलता है, बिजनेस में आपको रेवेन्यू आता है, प्रॉफिट बनाते हैं उसमें से। ठीक है। जब आप ये प्रोसेस में जाते हैं, आपकी शुरुआत होती है पैसे बनाने से। ठीक है जी, स्टार्ट पॉइंट यही है। आप पैसा बनाने के लिए आपको पहले अपना एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ करना पड़ता है। आप अपने आप को ग्रेजुएट करेंगे, कोई आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, फिर कोई स्पेशलाइजेशन कर लेंगे। आपने एमबीबीएस किया है तो एमडी करेंगे, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा आपका। मार्केटिंग में जाना चाहते हैं तो एमबीए करेंगे। ऐसे अलग अलग विकल्प आपके पास होते हैं। आप एजुकेशन बैकग्राउंड लेते हैं और उसके बाद जाके आप अपना अर्निंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। ठीक है जी। तो एक आपके पास बैकग्राउंड होता है। जब आप पैसा कमा रहे हैं,
अब ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिएगा। जहां से भी आपके खाते में पैसा आता है, मतलब जहां से भी लक्ष्मी जी आपके घर में आ रही है, आपके घर में आ रही है, आपके बचत खाते में आ रही है, आपको उसको थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड शेयर करना है। ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज के दिन में सबके पास बहुत सारा पैसा है। लोगों को क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए, रिगार्ड चाहिए। जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं या किसी को अपना ग्रैटिट्यूड शेयर करते हैं, उसको बहुत अच्छा लगता है, अपनापन लगता है। इस डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ पे ह्यूमन कनेक्ट खत्म होते जा रहा है समय के साथ, आपको वापस से वो ह्यूमन कनेक्ट को जोड़ना है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपको सैलरी मिलती है, आपको मोबाइल में मैसेज आता होगा कि योर सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड टू अकाउंट नंबर सो एंड सो, रुपीज सो एंड सो, और ये आपका बैलेंस। आप बहुत खुश होते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल को थैंक यू बोलना है कि भाई तूने बड़ा अच्छा मैसेज दिया। जब जब मुझे सैलरी का मैसेज आता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अरे पैसे आ गए जी खाते में। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपकी सैलरी को प्रोसेस कर रहा है, बंदा या बंदी, हर एक कंपनी में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा होता है जो सैलरी को प्रोसेस करता है। ठीक है, आपको उसको मैसेज करना है और कहना है थैंक यू, मुझे सैलरी मिल गया। आपको मैं मेरा बड़ा लाइव एग्जांपल बताऊं, 2008-2009 की बात बता रहा हूं, जब शेयर मार्केट में मंदी थी। ठीक है जी, बैंकिंग क्राइसिस चल रहा था स्टॉक मार्केट में। उस समय पे सोशल मीडिया आया नहीं था। ठीक है जी, सोशल मीडिया नहीं आया था, व्हाट्सएप वगैरह ये सब नहीं आया था। तो मोबाइल पे जब आप कॉल करते थे तो कॉल के चार्जेस थे 90 पैसा पर मिनट। ठीक है जी, एसएमएस उस टाइम पे चार्जेबल होता था, एसएमएस का वो लगता था 1 रुपी पर मैसेज। ठीक है, तो जब भी मेरे को सैलरी आती थी तो मेरे वो अकाउंट्स के बंदे, हमारे वो कंपनी में लगभग 1000 बंदे काम करते थे। दो वर्टिकल थे, एक गारमेंट का था और एक रेडीमेड गारमेंट्स का था, मतलब एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, फैब्रिक बनाते थे, और दूसरा था रेडीमेड गारमेंट का। सो मैं रेडीमेड गारमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजर था, अलग अलग स्टोर्स का काम करता था। सो जब भी मेरे को सैलरी आती थी, उस बंदे का मैंने नाम नंबर कहीं से निकाला और मैं उसको हमेशा बोलता थैंक यू, सैलरी मिल गई है। जब भी मुझे वाउचर पेमेंट आता, थैंक यू, मुझे वाउचर पेमेंट मिल गया, कन्वेंस वाउचर मिल गया है, या मेरा बोनस मिल गया, जब भी मेरे खाते में आता था, विदाउट फेल। ठीक है जी, अब इसका एडवांटेज क्या, मेरे 1 रुपया हर बार मैसेज के लगते थे, बट दैट वॉज माई इन्वेस्टमेंट। जब मैंने वो कंपनी को छोड़ा और मैंने मूव ऑन किया अपने करियर में, तो उस बंदे ने मेरा FNF, फुल एंड फाइनल का जो चेक है तैयार किया और मुझे कॉल किया कि सर आपका फुल एंड फाइनल का चेक मैंने रेडी किया है, बताइए कहाँ पे भेजूं। तो मेरे को उसका जो भी मैंने निवेश किया था उसका ये मेरे को बेनिफिट मिल गया। क्योंकि कई बार होता है आप फुल एंड फाइनल का चक्कर ही मारते रहते हैं। ठीक है जी, मेरे आज के प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे मैं एक कंपनी को हेड करता हूँ, हमारी 4 कंपनीज है, अलग अलग लोकेशन में है। सो वेन एवर आई गेट सैलरी, मैं मेरे जो भी बंदा मेरा सैलरी को प्रोसेस करता है मेरे यूनिट का, मैं उसको मैसेज करता हूँ सैलरी मिल गई है, थैंक यू, मेरे को कन्वेंस अलाउंस मिल गया है, थैंक यू, बोनस आ गया है, थैंक यू, एनी एडवांस मिल गया है, थैंक यू। वेन एवर मनी कम्स फ्रॉम द कंपनी, आई से थैंक यू टू हिम। ये मैंने प्रैक्टिस बना रखी है पिछले 4 साल से। इसका क्या एडवांटेज है, जब कभी भी किसी भी रीजन से मेरा पेमेंट, मेरी सैलरी या मेरे यूनिट की सैलरी डिले होने वाली होती, सामने वाला फोन करके बोलता है सर इस महीने आपकी सैलरी 1 दिन से डिले हो जाएगी। क्योंकि उसको ये मालूम है कि मैं हर बार उसको थैंक यू बोलता हूँ, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं एक यूनिट का हेड हूँ, बट फिर भी मैं उस बंदे को उतनी रिस्पेक्ट देता हूँ, उसको रिगार्ड देता हूँ, तो उसको वो अपनापन फील होता है कि देखो सर मेरे को हमेशा अपडेट देते हैं कि पैसा मिल गया। आई एम दी ओनली वन इन 500 पीपल जो कि ये करते हैं। जस्ट अ मिनट, हेलो, आई हैव स्टार्टेड यू, आपको मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया है, आई डू दैट अगेन। सो जब आप ये सेशन पैसे के लिए जब आप कंफर्मेशन देते हैं, ठीक है जी, जब आप कंफर्मेशन देते हैं तो सामने वाले को बहुत बहुत अच्छा लगता है कि भैया कि क्या हो रहा है। नंबर 2, आप जब बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में क्या होता है,
आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? आर यू विद मी? साइंस का है, कॉमर्स का है, उससे कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो सामने वाले को बहुत बहुत अच्छा लगता है कि क्या हो रहा है। अच्छा, आप जब बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में क्या होता है? आपको नंबर टू, ऑर्डर्स मिलते आप हैं। जब बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में क्या होता है? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? और ये मी का है क्या होता है? आपको नंबर टू, ऑर्डर्स मिलते हैं। आप जब बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में क्या होता है? सो जब आप बिजनेस में आते हैं तो आप क्या करते हैं? आपने ऑर्डर ले लिया है कंपनी से, आपको एडवांस मिलता है, ठीक है। उसके बाद आप वो प्रोसेस में लग जाते हैं। किस प्रोसेस में लगते हैं? आप प्रोसेस में लगते हैं कि आपको वो प्रोडक्ट बना के सामने वाले को देना है, ठीक है जी। आप उस प्रोसेस में लग गए हैं, आपने प्रोडक्ट रेडी कर लिया है, फिर आप पार्टी को इन्फॉर्म करते हैं, कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई आपका प्रोडक्ट रेडी है। तो बोलता है आप क्या कीजिए, प्रोफोर्मा इनवॉइस रेज कर दीजिए। आप प्रोफोर्मा इनवॉइस रेज करते हैं, आपको वापस से पैसे खाते में आ जाते हैं। उसके बाद आप प्रोडक्ट की डिलीवरी करते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है, क्वालिटी इज वेरी गुड। फिर आप वो सबमिशन करते हैं अपना बिल और आपको पैसा मिलता है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल बिजनेस प्रोसेस है। आपको क्या करना है, जब आपको वर्क ऑर्डर मिला या परचेज ऑर्डर मिला तो आपको सबसे पहले थैंक यू बोलना है परचेज वाले को। सर आपने हमें ऑर्डर दे दिया। किसको बोलना है? परचेज के हेड को बोलना है। और परचेज का जो नीचे वाला बंदा है जो आपका ऑर्डर बनाता है, आपको उसको थैंक यू बोलने का है, नंबर वन। जब आपको एडवांस मिलता है तो आपको अकाउंट्स वाले को थैंक यू बोलना है, परचेज वाले को बोलना है, हेड को बोलना है, तीनों को बोलना है साहब पैसा मिल गया है, थैंक यू, तीनों को अच्छा लगे। जब आप प्रोफोर्मा इनवॉइस रेज करते हैं, आपको वापस से थैंक यू बोलना है। जब आपका मटेरियल चला गया, क्वालिटी वाले ने आपको बोल दिया कि साहब बराबर है, आपको फुल एंड फाइनल पेमेंट मिल गया। जब हमको पैसे नहीं मिलते तो हम दौड़ते हैं, परचेज वाले को फॉलो अप करते हैं, अकाउंट्स वाले को फॉलो अप करते हैं, सबके पीछे दौड़ते हैं। जब हमें पैसे मिलते हैं तो हम भूल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जब आपको पैसा मिलता है तो सामने से जाके परचेज के डिपार्टमेंट वाले बंदे को, उसके हेड को, जिस बंदे ने आपका वर्क ऑर्डर बनाया, परचेज ऑर्डर बनाया, आप उसको थैंक यू बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट, आपको क्वालिटी का बंदा जिसने आपको क्वालिटी आपकी सर्टिफाई की, उसको बोला सर मुझे पैसे मिल गए, थैंक यू सो मच। आपको अकाउंट्स वाले को, फाइनेंस वाले को, सबको थैंक यू बोलना है। जब आप ये प्रोसेस करते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं, तो क्या होता है, सामने वाले को ये मालूम पड़ता है कि इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन। ये बंदा पैसे लेके गायब नहीं होता। आज के दिन में 90% ऑफ द वेंडर जब उनको पैसा मिलता है वो गायब हो जाते हैं। हम ये क्यों कर रहे हैं? एक एडिशनल स्टेप के लिए आपको लगेगा टाइम लगेगा रोहित भाई, मैं क्यों करूं, व्हाट्सएप करूं, फोन करूं। आप व्हाट्सएप कर दीजिए, नॉर्मल मैसेज कीजिए, भले सामने वाला बंदा आपका मैसेज पढ़े या नहीं पढ़े, आपकी ड्यूटी बनती है आप उसको कम्युनिकेट कीजिए। जब आप उसको कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है जी, जब आप उसको कम्युनिकेट करते हैं तो सामने वाले बंदे को बहुत अच्छा लगता है, अरे यार ये बंदा जो है मेरे को अपडेट कर रहा है, मेरे को बता रहा है कि मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है, मेरे कारण जो उसको बिजनेस मिला है उसके पैसे उसको मिले हैं कि नहीं मिले, ठीक है जी। तो जब ये आप ऐसा काम करते हैं तो आपको रिपीट ऑर्डर्स आने शुरू होते हैं। जब नेक्स्ट टाइम आपको बंदा वो देगा, जब कभी आपका ऑर्डर आने वाला रहेगा तो आपको वो याद करेगा, रेफरल बिजनेस आपको देगा, क्योंकि आप उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप उसको वो ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, आप उसको वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। सर आपके कारण मेरे को धंधा मिला, मैंने ये धंधा किया और पैसे मेरे को आ गए हैं। हम हमेशा फॉलो अप करते हैं जब हमको पैसे नहीं मिलते हैं, हम लेकिन कभी भी ये कम्युनिकेट नहीं करते कि सर पैसे मिल गए। जब हम नया ऑर्डर लेने के लिए जाते हैं तो कहते हैं हाँ सर 1 महीने के बाद पैसा मिला था। नहीं, कभी मत ऐसा कीजिए। जो इंसान आपको पैसे देने के जरिए में आता है, रास्ते में आता है, उसको आप हमेशा ग्रैटिट्यूड दीजिए, उसको थैंक यू बोलिए। आप जब ये मेथडोलॉजी अपने बिजनेस में लेके आएंगे तो क्या होगा, आपका बिजनेस का फ्लो बढ़ेगा, लोग भाग आपके रिगार्ड करेंगे और आपको रेफरल बिजनेस आना शुरू होगा। जब भी आप मिलते हैं तो मिलने भी जा रहे हैं उसके लिए, सर मैं आपको सिर्फ मिलने के लिए आया, आपके कॉन्टैक्ट में कहीं पे आप मुझे बिजनेस दे सकते हैं तो दीजिए। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू कस्टमर इज वेरी वेरी हाई। आज के दिन में नए कस्टमर को जोड़ना बहुत मुश्किल है। तो जो कस्टमर आपके पास है
उससे रेफरल लेके बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। सो द बेसिक फंडामेंटल इज, आपको जब भी पैसे मिलते हैं उस जर्नी में जितने भी लोग आपसे कनेक्टेड है सबको ले, सर मुझे पैसा मिल गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लोगों को ये थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंस मिलती है, उनको बड़ा अच्छा लगता है, अरे पैसे आ गए, बंदे ने मेरे को अपडेट दिया। अच्छा, हम क्या करते हैं जब अलग अलग सर्विस वाले का तो बड़ा सिंपल है, मुझे एक ही बंदे को इन्फॉर्म करना है। जो बिजनेस में उसके अलग अलग वेरिएशन होते हैं। कुछ बिजनेस होते हैं जो सीजनल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो डॉक्टर की प्रैक्टिस है मानसून में बढ़ जाती है, लोग बाग अक्सर बीमार होते हैं। कुछ सिटी ऐसी होती है जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है, वो उस एक्सट्रीम क्लाइमेट में उनके पैसे, उनको मतलब बिजनेस बढ़ जाता है। फिर लीन पीरियड आता है। जो स्कूल की यूनिफॉर्म का काम करते हैं, जब स्कूल चालू होने वाले होते हैं 2 महीना दबा के पैसा आता है, उसका लीन पीरियड आ जाता है। साइक्लिकल बिजनेस बहुत सारे होते हैं, ठीक है जी। अब उसमें उनको चिंता ये होती है यार, एक बार जब, अच्छा ये पैटर्न लोगों का ये होता है, जब आपके पास खूब सारा पैसा आता है तो आप क्या करते हैं, खुले हाथ से खर्चा करते चले जाते हो। मैंने अक्सर देखा, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मेरे दोस्त हैं, दिवाली से पहले, फेस्टिवल से पहले उनकी बुकिंग आती है तो नई गाड़ी खरीद लेंगे, फॉरेन ट्रिप मार के आएंगे, नए नए कपड़े आ जाएंगे, बच्चे भी ऐश करते हैं, मस्ती करते हैं। नहीं, मेरे को उसमें कोई नाराजगी नहीं है। आई एम ओनली सेइंग द पैटर्न इज वेरी बैड। आपका पैटर्न क्या होता है, आपको इसके लिए क्या करना है। आपको सबसे पहले, व्हाट इज मनी, हाउ यू मेक मनी। मनी इज नथिंग बट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। मनी इज डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। जब आपका बिजनेस साइक्लिकल है, जब आपका बिजनेस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये पैटर्न हर एक बिजनेस में होता है। आपका पैथ लैब है तभी भी ऊपर जाएगा नीचे आएगा, आप किसी सर्विस इंडस्ट्री में तो भी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आपको क्या करना है, आपको एक चीज डिफाइन करनी है कि आपका, जैसे आप सैलरी देते हैं लोगों को, जैसे आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं, जो भी तारीख है, 1 तारीख, 3 तारीख, 5, 7, 10, जो भी डेट आपने डिफाइन की है, उस पर्टिकुलर डेट को आपको खुद को भी सैलरी देनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको खुद को भी सैलरी देनी है। आपका बिजनेस है, आप ओनर हैं, सब कुछ ठीक है। मैं आपको डिसिप्लिन सिखा रहा हूं कैश फ्लो के लिए। अगर आपका डिसिप्लिन हो गया लाइफ में, तो पैसों का जो पैटर्न आपका है ना, स्पेंडिंग पैटर्न है, वो सुधर जाएगा। सो आपको भी सैलरी लेनी, कितनी सैलरी लेनी है वो आप डिफाइन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी सैलरी आप डिफाइन कर रहे हैं वो एक जैसी होगी। अगर पीक सीजन है, आपका सीजन चल रहा है, तो आप बड़ी सैलरी ले लेंगे 10 लाख की। आपका जब डिप आया तो आप बोलो रोहित भाई पैसे नहीं है, मैं तो इस बार 20,000 में घर चला रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। आपको ये देखना है कि आपका सालाना क्या इनकम है, और आप एक फिक्स सैलरी ले लीजिए। फॉर एग्जांपल, आप 10 तारीख को सैलरी सबको देते हैं, आप भी सैलरी लेंगे ₹1,00,000 की सैलरी। जब आपका पीक सीजन आएगा तो भी आप ₹1,00,000 ड्रॉ करेंगे। जब आपका लीन सीजन आएगा तो भी आप ₹1,00,000 ड्रॉ करेंगे। अब क्वेश्चन आता है, रोहित भाई लीन सीजन में तो धंधा ही नहीं हुआ, कहाँ से ₹1,00,000 आएंगे। जब आपका पीक सीजन आएगा और आपने खूब सारे पैसे कमा लिए हैं, ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, ₹1,00,000 रखने हैं अपनी सैलरी के लिए। बाकी पैसा आपको लिक्विड फंड में डालना है, अलग जगह निवेश करके रखना है, ताकि जब मंदी आई तो पैसे को आप विड्रॉ कर सकें। जब तेजी आती है तो लोग खुले हाथ से पैसा खर्च करते हैं, और जब मंदी आती है तो उनके पास पैसे नहीं होते अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल को भरने के लिए, या वो पानी वाला जो आता है कंटेनर, उसका भी टाइम पे पैसा नहीं देते, कोरियर वाले को डिफर कर देते, अरे अगले महीने लेना। वो फूल वाला था, भैया अगले महीने लेने था। आप क्या कर रहे हो, जब अगले महीने का बोलता है, वो भी अपना घर चला रहा है ना बंदा, छोटे छोटे पैसे लेके। आपका सिस्टम आपने खराब किया, उसके कारण सबके सिस्टम जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं वो सब खराब होते जा रहे हैं। आप अपने आप को जितना डिसिप्लिन करेंगे, उतना ही लोग आपके साथ जुड़ के डिसिप्लिन हो जाएंगे, उनको अच्छा लगेगा। अरे हम जगताप साहब के यहाँ काम करते हैं, मेरे को टाइम पे पेमेंट मिलता है। मैं कुलकर्णी साहब के यहाँ जाता हूँ, मेरे को हमेशा टाइम पे पेमेंट आता है। पिल्ले साहब इज ऑलवेज डॉट ऑन टाइम, आपने जो टाइम बोला उस टाइम पे पेमेंट हो जाता है। सो ये जब आपका वो गुडविल मार्केट में आएगा तो लोगों को आपके साथ काम करने में अच्छा लगेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपके बच्चे भी आपके साथ बिजनेस में आ गए तो उनकी भी एक सैलरी नक्की कीजिए। बेटा आपको मैं 10,000 स्टाइपन दूंगा, कुछ नहीं, आपका जो कुछ भी है उसमें आपको खर्चा करना है। आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, बच्चों को डिसिप्लिन आपको ही सिखाना है पैसे का, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन वाले बिजनेस को शुरू करते हैं, सेकेंड जनरेशन वाले बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं। बाय द टाइम हम थर्ड जनरेशन में आते हैं, वो बिजनेस कोलैप्स हो जाता है, फैमिली पार्टीशन हो जाती है, और फिर
बहुत सारे बिजनेस हाउस जिसके बारे में कहते हैं अरे यार फर्स्ट जनरेशन में इन्होंने खूब पैसे कमाए और अब तो इनके पास खाने के वांदे हैं। पिताजी मर्सिडीज में घूमते थे और ये तो इनके पास साइकिल पे घूम रहे हैं। हमने ऐसा प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों को आजू बाजू में देखा है। बहुत रेपुटेड फैमिली थर्ड जनरेशन कोलैप्स हो गई। हम आज के दिन में भी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को देखेंगे, फर्स्ट सेकंड जनरेशन बहुत अच्छा करती है, थर्ड जनरेशन कोलैप्स हो जाती है। उसका रीजन है देयर इज ए पैटर्न जिसकी तरफ लोग बाग ध्यान नहीं देते। फादर ने बिजनेस शुरू किया, उनके दो लड़के थे, दोनों लोग उसमें आ गए, सेकंड जनरेशन ने बिजनेस शुरू किया, ठीक है। एक बिजनेस है, पहले एक घर था, अब दो घर चलते हैं। वो दो जो भाई थे उनके आगे दो बच्चे हुए या तीन तीन बच्चे हुए, मतलब छह बच्चे हो गए, छह घर हो गए। तो सेकंड जनरेशन के आगे जो थर्ड जनरेशन है उस बिजनेस में से अब छह घर में से उनको सपोर्ट करना है, विच इज फाइनेंशियली नॉट पॉसिबल, नंबर वन। नंबर टू, जो एफर्ट फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन ने डाला है थर्ड जनरेशन डालता नहीं, क्योंकि उसको बना बनाया गद्दी मिल जाता है। मुझे तो पिताजी की गद्दी पे बैठना है, बिजनेस करना है, सिंपल, उसका माइंडसेट वैसा होता है। सेकेंड जनरेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको प्लान करना है कि किस तरीके से आगे जनरेशन जाएगी, मतलब आपके बिजनेस का सक्सेशन कैसे होगा, वो पैटर्न आपको डिफाइन करना है। अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, उस मॉड्यूल को बोलिए बच्चे को, बेटा दूसरी सिटी में जाके आप रेप्लिकेट कर दीजिए, वैसे का वैसा मॉडल दूसरी सिटी में जाके आप बना लीजिए। काम को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कि एक बच्चा जो है वो फाइनेंस देखेगा, एक बच्चा मार्केटिंग देखेगा, एक प्रोडक्शन देखेगा। वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और इस तरीके से कीजिए कि 6 लोगों के घर चल सके। ये 6 लोग आगे जाके हो सकता है 12 बन जाए या 24 बन जाए। जैसे जैसे फैमिली ट्री बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बिजनेस, या तो बिजनेस का ग्रोथ बढ़नी चाहिए या आपको उसको रेप्लिका करने की जरूरत है। अक्सर देखा गया है सेकंड जनरेशन तक तो लोग बाग बिजनेस में फोकस करते हैं, लोगों का सक्सेशन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है, ठीक है जी। सो जब आप सेकंड जनरेशन में, आपको बहुत क्लैरिटी होना चाहिए कि मेरा बच्चा, कितने मेरे बच्चे हैं, हमारी फैमिली में कितने बच्चे हैं, कितने लोग हमारे बिजनेस में जुड़ने वाले हैं, और अगर ये 3 4 5 6 फैमिली है तो ये 6 फैमिली इस बिजनेस में सस्टेन कर सकती है कि नहीं कर सकती। क्योंकि आने वाला टाइम बहुत कम्पिटिटिव है। एआई जब आ जाएगा, अगले 5 साल में एआई आ जाएगा तो बहुत सारे बिजनेस खत्म हो जाएंगे। हमको अभी से उसकी तैयारी करनी है। नंबर वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अपने बच्चे को तैयार करने के लिए क्या करना है, आपको अपने बच्चे को, ग्रेजुएशन खत्म हुआ, आप जिस भी बिजनेस में, आप अपने दोस्त को बोलिए, वो भी अगर सेम बिजनेस में, मैं अपने लड़के को आपके पास 3 महीने के लिए भेज रहा हूं, आप उसको स्टाइपेंड दीजिए और उसको बिजनेस में एज एन एम्प्लॉय ट्रीट कीजिए। जब बच्चा एम्प्लॉय की तरह ट्रीट होता है, सुबह 9 से 5 बजे तक ड्यूटी करता है, लिमिटेड सैलरी में रहता है, उसको इंपॉर्टेंस समझ में आती है, डिसिप्लिन की, टाइम की, काम की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। अक्सर आप देखेंगे जितने बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं वो अपने बच्चों को दूसरी कंपनी में जॉब करने के लिए भेजते हैं, ओवरसीज काम करने के लिए भेजते हैं। उदाहरण के लिए आप रतन टाटा को ले लीजिए। जब उन्होंने अपने स्टील इंडस्ट्री में आए तो जमशेदपुर में उन्होंने लगभग 4 से 5 साल शॉप फ्लोर में काम किया। जो एम्प्लॉयज के लिए नॉर्मल बस थी उसमें बैठ के जाते थे, उनको थोड़ा सा डिस्कंफर्ट लगा तो वो साइकिल से उन्होंने जाना शुरू कर दिया। देयर इज नो हार्म इन दैट। आप अपने बच्चों को किस तरीके से ग्रूमिंग देते हैं उस हिसाब से वो बिजनेस में आएंगे। अपने बच्चों को अगर आपको डिसिप्लिन सिखाना है, बिजनेस में बड़ा करना है, बड़ा नाम कराना है, तो उनको पहले से डिसिप्लिन में डालिए। मेरा बच्चा जैसे ग्रेजुएशन करेगा गद्दी पे बैठेगा नहीं, दूसरे के यहाँ जाके नौकरी करेगा 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, उसके बाद मेरे बिजनेस में आएगा और स्क्रैच से नीचे से ऊपर तक जाएगा। गद्दी पे बैठेगा नहीं, उसके पास कोई भी फाइनेंशियल पावर नहीं होगी, कोई भी डिसीजन नहीं करेगा। जैसे मेरे, क्या होता है, फादर के साथ बहुत सारे लोगों ने काम किया होता है और आपके साथ वो लोग ऊपर आते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। अब आप रिटायरमेंट की एज पे आए और आपका जो कोर ग्रुप है वो भी रिटायरमेंट की एज पे आ गया है, तो जब नई जनरेशन आती है तो उनको क्या लगता है, अरे ये अंकल लोग के साथ धंधा कौन करे, इनकी और मेरी वेवलेंथ मैच नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं, अपने जनरेशन के अपने लोगों को लाने की कोशिश करते हैं। जो इंसान आपके साथ 20 साल 25 साल काम कर चुका है वो आपके सिस्टम को समझता है, आपके धंधे को समझता है, आपके कस्टमर को समझता है, उसको मालूम है आपका टेम्परामेंट कैसा है, आपका वर्किंग स्टाइल क्या है। कई बार क्या होता है, आप जाके ऑफिस में बैठते हो, उसको समझ में आता है आपका मूड ठीक नहीं, जाने का नहीं, छेड़ने का नहीं। वो आपको देख के आपके हाल चाल का समझ जाता है, आपका उसको भाव समझ में आता है, उस हिसाब से काम होता है आपके इसमें, ठीक है जी। तो आपको जब ये सिस्टम डालना है तो आपको अपने बच्चों को बोलना है कि मेरे साथ जितने भी कोर टीम है आपको उनके साथ ही काम करना है।
अक्सर बिजनेस फेल थर्ड जनरेशन में इसलिए होते हैं क्योंकि देर इज अ जनरेशन गैप। सेकेंड जनरेशन की जो कोर टीम है उसके साथ ये लोग मिंगल नहीं कर पाते, जुड़ नहीं पाते, और वहां से नए लोग आते हैं, नई थॉट प्रोसेस। नए आदमी का सोच ये होता है मेरे को जो भी पैसा देगा मैं उसके साथ काम करूंगा, लॉयल्टी से मेरे को लेना देना कुछ नहीं, जिसने ज्यादा सैलरी दी मैं उसके पास भाग गया। जो हमारे पुरानी जनरेशन है दे बिलीव इन लॉयल्टी, दे बिलीव इन लॉन्जिविटी। आप अक्सर लोगों को देखेंगे उन्होंने 20 साल एक ही कंपनी में काम किया शुरू से आखिरी तक। आज के दिन में 6-6 महीने में लोग बाग जॉब चेंज करते हैं। अगर आपके बिजनेस में 6-6 महीने में आदमी चला जाएगा, आदमी को लाने की रिक्रूटमेंट की कॉस्ट है, ट्रेनिंग की कॉस्ट है, रिटेंशन कॉस्ट है, तो आप तो खर्चा ही करते रह जाओगे मैन पावर को रिटेन करने के लिए। तो आपको ये सारी चीजें अपने बच्चे को सिखानी है, ग्रूमिंग करनी है, ताकि आपके बिजनेस में कंसिस्टेंसी बनी रहे। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ये बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास सक्सेशन का प्लान होना चाहिए कि मेरे बाद मेरी गद्दी पे कौन कौन बैठेगा, उसका क्या रेशियो होगा, क्या क्या काम करेगा, नंबर वन। नंबर टू, मेरा इस बिजनेस से एग्जिट प्लान क्या है अगर मेरे बाद कोई सक्सेशन नहीं है। मेरे बाद अक्सर आज के दिन में क्या हो गया, आपने बहुत मेहनत की है, बेस्ड ऑन योर एजुकेशन एक्सपीरियंस आपने एक धंधा इस्टेब्लिश किया, आपके बच्चे को आपने बहुत अच्छी एजुकेशन दे दी, ओवरसीज में जाके उससे अपना मास्टर्स कर लिया, और कहता है पापा अब मैं इंडिया नहीं आना चाहता, और अगर इंडिया आया तो किसी एमएनसी को ज्वाइन करूंगा, आपके धंधे पे तो बैठूंगा नहीं, मुझे इतना पढ़ लिख के वो काम करना ही नहीं है। और आप सोचते हो कि मैंने अपने बच्चे के ऊपर इतना निवेश किया, इतना पढ़ाया लिखाया, और वो तो काम ही नहीं करना चाहता है। सो देयर इज नो सक्सेशन। इन दैट सिनेरियो यू हैव टू डिसाइड कि भाई मैं मेरे बिजनेस को आगे कैसे लेके जाऊंगा। क्या मैं मेरे बिजनेस को आउटराइटली बेच दूंगा, क्या मैं अपने बिजनेस का स्टेक किसी को लिक्विडेट करूंगा, कि अपने एम्प्लॉय को बोला भाई तू आजा मैं तेरे को 10% प्रॉफिट देता हूं, तू मेरे बिजनेस को मैनेज कर। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपको कुछ ना कुछ एग्जिट प्लान बनाना ही पड़ेगा बिजनेस के लिए। अक्सर हम ये देखते हैं थर्ड जनरेशन में बिजनेस कोलैप्स होता है क्योंकि उनके पास कोई भी प्लानिंग नहीं होती, कोई भी अपने बच्चे को वो डिसिप्लिन नहीं सिखाते हैं। व्हेन देयर इज नो सक्सेशन प्लान देन आल्सो द बिजनेस फेल्स। सो जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखें ताकि आपकी अर्निंग्स बनी रहे। सो आपको डिसिप्लिन लाना है अपने बिजनेस में, आपको भी सैलरी लेनी है, एक्स्ट्रा सैलरी नहीं लेनी। जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसको क्या करना है वो हम कल डिस्कस करेंगे। अभी हम बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल समझ रहे हैं कि मेरा कैश फ्लो कैसे होगा, पैसे कैसे आएंगे, डिसिप्लिन में कैसे आएंगे। हर महीने की एक डिफाइन 10 तारीख को आपको भी सैलरी मिल रही है और आप अपने खर्चे उस पैसे में ही करेंगे। कल को आपका बच्चा बोलता है मुझे ज्यादा पैसा चाहिए तो उसको बोल तेरी जो पॉकेट मनी है उसमें मैनेज कर, नहीं तो आई मत। खर्चों को कंट्रोल कीजिए। देखिए आप पैसा तभी बना सकते हैं जब आप अपने खर्चों को अपनी इनकम के दायरे में रखते हैं। आपको अपना बड़ा खर्चा करना है तो अपनी इनकम को बढ़ाइए। सो खर्चे बढ़ाना बहुत आसान है। आप किसी को बोलो 5 लाख रुपए खर्च करके आ तो वो 5 मिनट में आपको फटाफट ऑनलाइन शॉपिंग करके बाजू में कर देगा। किसी को बोलो भाई 5 लाख कमा के दे मेरे को, बोलेगा सर सोचना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, प्रोडक्ट चाहिए, ये चाहिए, 10 तामझाम करेगा। ठीक है जी। सो पैसा कमाना किसी नए बंदे के लिए मुश्किल है। 0 to 1 इज डिफिकल्ट बट 1 to 100 इज कंपेरेटिवली इजी बिकॉज यू नो द स्ट्रैटेजी कैसे 1 रुपया बनाए। ठीक है जी। सो पैसे कमाने का ये पैटर्न बिल्कुल ध्यान में रखिए कि बिजनेस फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में क्यों होता है, कैसे आप अपने थर्ड जनरेशन को आपको ट्रेन करना है, कैसे आपको सक्सेशन का प्लान बनाना है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे अपने दोस्तों को देखा है, मेरे जो पेड कंसल्टेशन के लिए आते हैं उनमें देखा है, रोहित भाई सक्सेशन प्लान नहीं हो रहा है, बताओ क्या करो, थर्ड जनरेशन कोलैप्स कर रही है बिजनेस, क्या करो। तो ये आप अभी से, अगर आप सेकंड जनरेशन में तो अभी से सोचना शुरू कर दीजिए। आने वाला समय बहुत कॉम्पिटिटिव है, अभी से हमें उसकी तैयारी करनी है। ठीक है। आप जो है अर्निंग मनी इज एक्शन, नेक्स्ट इज सेविंग मनी इज बिहेवियर। जो सेविंग का एक बिहेवियर होता है, आप देखोगे आपके आजू बाजू कुछ लोग होंगे जिनके हाथ में हमेशा पैसा टिकता ही टिकता है, कुछ भी हो। वहीं पे आपको कुछ लोग मिलेंगे उनके हाथ में कितना भी पैसा आएगा टिकेगा नहीं, चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि उनका बिहेवियर पैटर्न ही ऐसा है। मेरे पास ऐसे कुछ दोस्त हैं, वो शाम को सनसेट हुआ तो उनके अड्डे पे जाके बैठ जाएंगे। डिफाइन रेस्टोरेंट है, डिफाइन उनका टेबल है, डिफाइन उनका वेटर है, उनका डिफाइन मेनू वेनू आ जाएगा कि भाई मेरे को ये ब्रांड चाहिए, मैं इतने
नंबर ऑफ पैग लूंगा, मेरा ये चकना आना चाहिए, रोज शाम को मैं 800 से 1000 रुपए की दारू पी के आऊंगा। वो उनका पैटर्न है, बिहेवियर है। जब आप मॉल में भी जाते हैं तो आप कुछ शॉप पे रुक के देखते ही हैं, ये यहाँ पे क्या नए गारमेंट आए, यहाँ पे कौन से नए शूज आए, फुटवेयर कौन से आए। आपका पैटर्न है, हर एक इंसान का एक पैटर्न होता है। सो सेविंग भी एक पैटर्न है, एक बिहेवियर है। उसको हम समझेंगे किस तरीके से हमको अपने पैटर्न को डिफाइन करना है, रीस्ट्रक्चर करना है, ताकि आप उसमें पैसों को जोड़ सको। भाई शुरुआत तो होगी, पैसे कमा लिए आपने, धंधा जमा दिया, अब जो पैसे घर में आ रहे हैं उसको आपको जोड़ना है और निवेश करना है। ठीक है जी। सो बिहेवियर कैसे हमको करना है वो मैं आपको आने वाले कल के सेशन में बताऊंगा। एंड पैसे को आप कैसे बढ़ाएंगे, ग्रोथ कैसे होगी, फॉर दैट यू नीड नॉलेज। ठीक है जी। तो हम आगे चलते हैं। ये 3 हमने मनी के कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। सो अर्निंग मनी, पैसे आप कहाँ से कमा सकते हैं? सैलरी से कमा सकते हैं, प्रोफेशनल इनकम आपकी हो सकती है, इंटरेस्ट डिविडेंड आपका वहाँ से आपको आ सकता है, रियल एस्टेट से आप पैसा बना सकते हैं, बिजनेस से बना सकते हैं, रॉयल्टी से बना सकते हैं। मैंने मोटा मोटा आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया कि ये जरिए हैं जहाँ से लक्ष्मी जी चल के आपके घर में आती है। ठीक है जी। अब वो आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने कौन से स्किल को एनहांस करते हैं जिसके जरिए आपको पैसा आता है। ठीक है। सो आपको पैसे बढ़ाने हैं तो उसके लिए आपको अपना स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। नाउ वी कम टू प्रोटेक्शन ऑफ मनी। ठीक है जी। आप पैसे को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? भाई हमने पैसे कमा लिए, हर महीने आप बिजनेस कर रहे हैं और आपने डिफाइन किया कि मेरे को ₹1,00,000 सैलरी 10 तारीख को आ जाएगी, मैं मेरे एम्प्लॉयज को दे रहा हूं, मैं बिजनेस ओनर हूं, तो मुझे भी ₹1,00,000 आने चाहिए। पैसे तो आ गए, अब आपको पैसे जो आपने कमाए हैं उसको आपको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है जी। सो सबसे पहला स्टेप जो आता है पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए वो आता है बजटिंग। आपको एक बजट बनाने की जरूरत है। आपके पास हर महीने आपने बोला मैं बिजनेस में हूँ, मेरा ₹1,00,000 मेरी इनकम है, ₹1,00,000 के अंदर आपको डिफाइन करना है आपके सारे खर्चे। उदाहरण के लिए आपका अगर कोई ईएमआई जाता है, घर का ईएमआई जा रहा है, गाड़ी का ईएमआई जा रहा है, बच्चे के लोन आपने लिया है पढ़ने का, वो जो भी ईएमआई है उसमें से जाएगा। आपके घर का खर्चा, राशन, बिजली का बिल, आपका प्रॉपर्टी टैक्स, आपका प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस, जो भी उसमें से जाएगा। आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस, गाड़ी का फ्यूल कॉस्ट, आपका इंश्योरेंस, मतलब गाड़ी का इंश्योरेंस, आपका इंश्योरेंस जो भी है सब उसमें से जाएगा। ठीक है। बच्चों की स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, बच्चों की ट्यूशन फीस, बच्चों की जो बस में से जाते हैं बस की सर्विसेज की फीस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बच्चे ने लिए तो उसकी फीस, कोई उसने हॉबी क्लास ज्वाइन की है। आजकल बहुत पैटर्न हो गया लोगों को सितार बजाने का, गिटार बजाने का, हम स्केटिंग सीख रहे हैं, हम म्यूजिक सीख रहे हैं, बहुत सारे एवेन्यूज खुल गए, तो वो जो भी एक्टिविटी है उसकी फीस भी इसमें से जाएगी। ठीक है जी। ये सारी चीजें इसमें से जाएगी। जो भी आपका घर का खर्चा है वो इसमें से जाएगा। जो भी त्योहार आएगा उसमें जो भी लेना देना है, मतलब आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, किसी की सालगिरह है, किसी का बर्थडे है, तो उसका गिफ्ट का खर्चा इसमें से होगा। आपकी अर्धांगिनी कहती है मुझे नया सेट लेना है, 9 लाख का हार दिला दो, इसमें से जाएगा। आप बोलोगे ₹1,00,000 में से 9 लाख कैसे जाएगा रोहित भाई? तो जमा कीजिए और उसके बाद खर्चा कीजिए। ठीक है जी। आप किसी भी परिस्थिति में लाख के ऊपर नहीं जाएंगे। जब आप ये डिसिप्लिन बनाएंगे, जब आप ये डिसिप्लिन बनाएंगे, जितनी आपने इनकम अपने डिफाइन की है उसमें से ही आप खर्चा कर रहे हैं, उसके ऊपर ये इनकम है, एक्सपेंसेस को इसके ऊपर नहीं लेके जाना, इसके बराबर इसके नीचे रखना है। फर्स्ट स्टेप। अक्सर जो बिजनेस क्लास होती है उसमें हमने ये देखा है, ये पैटर्न होता है, जब सीजन अच्छा होता है तो खुले हाथ से वो खर्चा करते हैं, और जहां मंदी आती है वहां सबसे ज्यादा तकलीफ में आते हैं। सैलरी वाला तो उसका मंथली साइकिल बनाई है, 1 तारीख, 3, 5, 7, 9, 10 को उसको सैलरी मिलेगी। सैलरी मिलते से ही बैंक वाले खड़े हो जाते हैं, हमारा ईएमआई दे दो। 15 तक सारे ईएमआई चले जाते हैं, क्योंकि बैंक वालों को मालूम होता है कि पहले 2 हफ्ते ही सर्विस वाले के पास पैसा होता है, 20 तारीख के बाद तो उसकी जेब में पैसे बचते नहीं, और उल्टी गिनती शुरू होती है। 1 दिन गया, 2 दिन गया, सैलरी भाई 1 को आएगी, 3 को आएगी, 5 को आएगी, ऐसी गिनती चलती है। 80% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन सैलराइड लिव पे चेक टू पे चेक। जितनी सैलरी मिली उतना वो खर्चा कर देते हैं। सिंपल, कुछ भी ऐसा उसमें सोचने वाली बात नहीं है। बहुत कम लोग ये होते हैं जो कंफर्टेबल होते हैं, उनकी सैलरी इतनी होती है कि पूरा महीना जाने के बाद भी
उनके पास पैसे बचते हैं। ठीक है, बिजनेस क्लास में क्योंकि वो डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करते हैं, उन्होंने ये सोच ही नहीं डाली है, उनको लगता है गल्ले में हाथ डालो पैसे ले लो। आज गल्ला हुआ, जैसे मैंने बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट है उनके साथ देखा है, रोहित भाई मेरा 10,000 का गल्ला है, मतलब 3 लाख रुपए मेरे को महीने के आते हैं, तो मैं उसमें से पैसे ले लेता हूँ। जिस दिन मेरी सेल 10 के 12 हो गई, 15 हो गई, मतलब 50% बढ़ गई, तो मैं फट से पैसे लेके खर्चा करता हूँ। ये पैटर्न बिल्कुल गलत है। धंधा आपका है, पैसा आपका है, लेकिन आपको डिसिप्लिन लाने की जरूरत है। रोज हम ब्रश करते हैं ना, ब्रश करने से क्या होता है, आप हाइजीन रहते हैं, आपके दांत अच्छे रहते हैं और आपके दांत में कीड़ा नहीं लगता है। छोटी सी प्रैक्टिस है, ठीक है। रोज आप शावर लेते हो, हाइजीन की बात है। तो वैसे ही पैसे को डिसिप्लिन में रखने के लिए आपको क्या करना है, बजटिंग को फॉलो करना है। बजट में ही होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जो भी निवेश कर रहे हैं, भले आप वो स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, बचत खाते में कर रहे हैं, इमरजेंसी फंड बना रहे हैं, वो सारा पैसा इस लाख रुपए में से ही जाएगा। हम उदाहरण लाख रुपए का ले रहे हैं, तो लाख रुपए में से ही जाएगा। क्लियर है? आप ये बोलो निवेश करने के लिए तो मुझे धंधे में से मैं एक्स्ट्रा पैसा ले सकता हूँ, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं डिसिप्लिन की। जब जब आप डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, आपका कैश फ्लो सुधर जाएगा, आपका जो स्पेंडिंग पैटर्न है ना, बिहेवियर, वो सुधर जाएगा। ये इधर मगज में क्या होता है, खुला पैसा खुला घोड़ा, वो लगाम नहीं डाल सकते आप। ठीक है ना जी। सो आपको अपने पैसे को, अपने बिहेवियर को अगर पकड़ना है, तो आपको डिसिप्लिन लाना ही पड़ेगा। सो आपको अपनी सैलरी डिफाइन करनी है। अब जैसे देखिए, मुकेश अंबानी इतने बड़े हैं, उनकी भी सैलरी डिफाइन है। आदित्य बिरला सैलरी डिफाइन है। रतन टाटा जब तक थे उनकी सैलरी डिफाइन है। सो सबकी सैलरी डिफाइन है। इन्फोसिस नारायण मूर्ति सैलरी डिफाइन है। भले वो ओनर है, लेकिन फिर भी उनकी सैलरी डिफाइन है। बिकॉज बहुत क्लियर इंडिकेशन है, जब आपके पास फिक्स्ड इनकम होती है, आप उसमें लिव करते हैं, तो आपके पैटर्न सुधर जाते हैं। स्पेंडिंग पैटर्न सुधर जाता है, आपका बिहेवियर सुधर जाता है। मनी इज नथिंग बट अ माइंड गेम। इट इज अ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। रिपीटेटिव आपके जो एक्शन होते हैं वो। मनी प्रोटेक्शन को करने के लिए दो इंपॉर्टेंट एवेन्यूज हैं। आपने मेडिक्लेम लेना चाहिए, इसके बारे में हम कल डिटेल में बात करेंगे। आप सबके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। और आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करने को आना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट अलग अलग कैटेगरी में होता है। एक रिस्क होता है कि आप नया बिजनेस शुरू करें, तो आप कितना निवेश करेंगे, आप बिजनेस में क्या रिस्क लेंगे। नंबर 1, स्टॉक मार्केट में आप निवेश कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो एक रिस्क मैनेजमेंट है। तीसरा, आप घर खरीद रहे हैं, बड़ा घर छोटा घर, रिस्क मैनेजमेंट। जब भी आप कोई निवेश करते हैं, आपको अपने रिस्क को मैनेज करना है। आपको ये समझना मेरी कैपेसिटी कितनी है, मैं कितना बड़ा फाइनेंस का गेम खेलना चाहता हूँ। मेरा महीने का लाख रुपए का साइकिल है, तो क्या मुझे लाख रुपए का ही साइकिल खेलना चाहिए? या कुछ लोग क्या करते हैं, लाख रुपए का साइकिल है लेकिन 5 लाख का दाव लगा देते हैं, फिर लास्ट में सब कुछ चला जाता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे उदाहरण हैं। सो यू नीड टू नो व्हाट इज योर लिमिट। आपका गेम प्लान कितना बड़ा होना चाहिए। हम कई बार देखते हैं ना, एक बंदा धंधा कर रहा था, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में था, उसके प्रोजेक्ट फटाफट चलने लग गए, उसको लैंड पार्सल सस्ते दाम में मिल गया, उसने ले लिया, प्रोजेक्ट शुरू किया, भूमि पूजन की, एकदम से बुकिंग आ गई, पहली स्लैब डाली, फटाफट माल बिक गया, 2-4 और उसने लैंड पार्सल खरीद लिया, फटाफट बिजनेस एक्सपेंशन किया, लग्जोरियस कार खरीद ली 60 लाख 70 लाख की। आधा कंस्ट्रक्शन हो गया, गवर्नमेंट के नॉर्म्स कुछ चेंज हो गए, और उसका जो एफएसआई था वो रिड्यूस हो गया 30% से। एफएसआई 30% से घट गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई। फॉर एग्जाम्पल, न्यू बॉम्बे में उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया था, हर 8वें फ्लोर के बाद आपको फायर के लिए एक फ्लोर छोड़ना है, फायर एग्जिट के लिए एक फ्लोर छोड़ना है। तो एफएसआई में लोगों को प्रॉब्लम हो गई थी। आपने तो माल बेचा, पैसा लिया और उस पैसे को उड़ा दिया, बड़ी गाड़ी खरीद ली, इंटरनेशनल टूर मार दिया, और फिर आप क्या देखते हैं, आपने क्योंकि डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया, आपको तकलीफ हुई, तो आपने जितने लोगों को माल बेचा, आपका बिजनेस धीमे हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन की लाइन धीमे हो जाएगी, आप लोगों को घर नहीं दे रहे, वो आपको बद्दुआ देने शुरू हो जाएगी। सो वेन एवर यू आर एक्सचेंजिंग मनी, आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई व्यवहार कर रहे हैं, आप जब भी किसी को पैसे देते हैं, खुशी खुशी पैसे दीजिए कि ये मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, आपसे सर्विसेज ले रहा हूँ और आपको बरकत मिले।
जब भी आप किसी से सर्विसेज ले रहे हैं तो ब्लेसिंग के साथ लीजिए, व्यवहार अच्छा कीजिए। कई लोग क्या करते हैं, बहुत नेगोशिएट करते हैं, 10 रुपए का सामान 6 रुपए में ले लिया, मेरा एक्सपर्टीज है। बंदा आपको 6 रुपए में मजबूरी में सामान बेच रहा है क्योंकि उसको धंधा चाहिए, पैसे की जरूरत है, लेकिन वो कभी भी खुश होकर आपको नहीं देगा। इफ यू वॉन्ट टू ग्रो इन लाइफ, इफ यू वॉन्ट टू मेक बिग मनी, लोगों की दुआएं लेना शुरू कीजिए पैसे के साथ। गुड मनी शुड कम टू यू, किसी की बद्दुआ के साथ पैसा नहीं आना चाहिए। सो आप जब भी पैसा लो, आपको गुड मनी होना चाहिए, लोग भाग आपको दुआ दें, ठीक है जी। आप भी जब किसी से ट्रांजैक्शन करो तो आप दुआ दो। अच्छा, अक्सर क्या होता है, हम छोटी छोटी चीजों के लिए नेगोशिएट करते हैं। सब्जी लेने के लिए गए तो उसको मौसी को दो, मौसी नींबू फ्री दो ना, मेरे को कोतमीर तो तुमने डाला ही नहीं, कोतमीर डालो। वो कोतमीर आपको देगी, अरे इतना कम डाला और डालो। आप रिक्शा पकड़ते हो, उससे कट कट कर लेते हो, 20 रुपए तुमने ज्यादा ले लिए। छोटी छोटी चीजों के लिए हम कट कट करते हैं। हम अगर किसी पोर्टर को हायर करते हैं, वहां स्टेशन पे कट कट करते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए। क्या कीजिए, आपकी जितनी भी इनकम है, जितनी भी आपकी इनकम है, उसमें से एक छोटी सी इनकम, छोटा सा पैसा, 500 रुपया, 1000 रुपया अलग से निकाल के रखिए, ठीक है। हर महीने आपको क्या करना है, वो हम जो छोटा सा कंट्रीब्यूशन है उसको मैं क्या बोलता हूँ, कटकट अकाउंट, टेंशन वाला कटकट अकाउंट। आप छोटा छोटे के लिए कटकट करते हो ना, तो जब कभी भी आप वो जाते हो छोटे छोटे चीज के लिए नेगोशिएट करते हो, नेगोशिएट करना आज के बाद बंद कर दीजिए, वो पैसा उस कटकट अकाउंट से निकाल के दे दीजिए। द रीजन इज योर पीस ऑफ माइंड इज मच मच इंपॉर्टेंट देन दैट 500 700 1,000 रुपीज। हम वो छोटा सा चाराना अठाना के लिए अपने पीस ऑफ माइंड को खराब करते हैं। जब भी आप सब्जी वाले से, मौसी से लड़के आओगे, ऑटो वाले भैया से लड़के आओगे, तो आपका बीपी बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा। आपके बीपी की कॉस्ट उस 20 रुपए से बहुत ज्यादा है। कल को आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर दलवी के पास, पाटिल साहब के पास, तिलक साहब के पास, तो वो आपको बड़ी सारी, क्या बड़ा प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे, आप उनकी फीस दोगे, मेडिकेशन लोगे, टेंशन बढ़ेगा। वो प्रोसेस में नहीं जाना है। लाइफ को बड़ा सिंपल कीजिए। छोटा सा पैसा देने से अगर मेरे को पीस ऑफ माइंड मिलता है तो बहुत बहुत सस्ता है। इस दुनिया में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो पीस ऑफ माइंड। अगर आपके पास पीस ऑफ माइंड है तो आप अपने दिमाग को किसी अच्छे डायरेक्शन में लगा सकते हैं, अच्छे से उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? आप अगर कट कट करते रहोगे तो आप उसी में उलझ जाओगे। ह्यूमन बिहेवियर, न्यूरोसाइंस क्या बोलता है, अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हो तो आप ज्यादा एनर्जी को खर्च करते हो, आपके दिमाग में वो ज्यादा स्पेस को कंज्यूम करता है। हम में से बहुत सारे लोग होते हैं ना, हम उनके घर गए, उन्होंने हमें ठीक से ट्रीट नहीं किया, 2 ही आइटम खिलाए, हमारे घर आए तो हमने 6 आइटम खिलाए, उनके यहाँ गए तो ये तकलीफ हो गई। जब जब आप वो कंप्लेंट करते हो, आपका मगज जो है वो टेंशन में रहता है। टू मेक योर माइंड पीसफुल, स्टार्ट इंजॉइंग योर लाइफ। पैसे को इंजॉय कीजिए। जब भी खर्चा कर रहे हैं, खुशी खुशी खर्चा कीजिए। आपके हाथ से पैसा जा रहा है, आप ये समझिए आप तो जरिया थे सामने वाले को पैसा देने के लिए। एवरीथिंग इज रिटन बाय ऑलमाइटी। आप तो एक छोटे से, आप और मैं तो एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट है उस लार्जर पिक्चर में अपना रोल निभाने के लिए, ठीक है जी। सो आपको खुशी खुशी ट्रांजैक्शन करना है, और आज के बाद ये कटकट बंद कर दीजिए। जाता है ना, जाने दो। मौसी को 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए दे दिए, फर्क नहीं पड़ता है। 50 रुपए से उसको फर्क पड़ता है, उसके घर का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में फर्क पड़ता है, आपको 50 रुपए से फर्क ही नहीं पड़ता है। क्लियर है? आज के बाद ये कटकट अकाउंट बंद कर दीजिए, कटकट अकाउंट बनाइए और कटकट करना बंद कर दीजिए। करेंगे, लाइफ सुधर जाएगी, मजे आ जाएंगे आपको, ठीक है जी। अब मनी को ग्रो करने का जो बेसिक स्ट्रक्चर है हम वो समझते हैं। आपने पैसे कमा लिए, आपने उसको प्रोटेक्ट कर लिया, उसके बाद आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है। यहाँ से जो जर्नी है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती जाएगी। तो आपको पहले पैसे को बचाना है और फिर निवेश करना है, दोनों में बहुत फर्क है। पैसे को बचाना है, आपने पैसे बचा लिए हैं। अच्छा, पैसे बचाने को के लिए क्या करना चाहिए? कुछ लोग क्या करते हैं, मेरे को इनकम हो गई, फॉर एग्जांपल सैलराइड की हम बात करते हैं, सैलरी आ गई मेरे पास, मैं सारे अपने ईएमआई भर दूंगा, सारे खर्चे कर दूंगा, उसका जो बचेगा वो दैट इज माय सेविंग। नॉर्मल पैटर्न यही है, अक्सर लोग बाग ऐसा ही करते हैं। 100% रॉन्ग पैटर्न है। जब आपकी सैलरी आती है तो बैंक वाला फट से अपना ईएमआई का पैसा मांगता है,
आपने कहीं पे एसआईपी चालू किया है तो वो फट से बोलता है मेरा एसआईपी का पैसा दो। तो आपको क्या करना है, जब आपकी सैलरी आती है तो सबसे पहले आपको निवेश करना है। जो भी आपने प्लान बनाया कि हर महीने में एक 5,000 10,000 की सेविंग करूंगा, वो सबसे पहले आपके सैलरी में से निकल के चले जाना चाहिए। उसके बाद जो बचा हुआ है उससे आप पूरा खर्चा करेंगे, ईएमआई भरेंगे, एसआईपी देंगे, घर का खर्चा करेंगे, 9 लाख का हार भाभी जी को लाके देंगे, ठीक है जी। उससे पहले नहीं। सो फर्स्ट थिंग इज whatever you earn, first thing goes for the saving, ठीक है जी। और उसके बाद आप बाकी सारे खर्चे करेंगे। सो अर्निंग माइनस सेविंग, whatever balance left out is your expenses, सिंपल मैथमेटिक्स। थोड़ा सा इक्वेशन ABC वाला आजू बाजू कर लीजिए। आप बिजनेस करते हैं, पैटर्न वही रहेगा। आपको अगर पैसे बढ़ाने हैं बिजनेस करते हुए, अगर आपको अपने बिजनेस में डिसिप्लिन लाना है, सबके साथ सैलरी डे डिफाइन कीजिए। कभी ऐसा नहीं होगा 1 तारीख को सैलरी दे दी क्योंकि पैसा आ गया, इस बार 3 तारीख को भाई क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए हैं। नो, दिस इज अ रॉन्ग मेथड। आपका सैलरी डे डिफाइन होना चाहिए भाई, 1 तारीख मतलब 1 तारीख, 3 तारीख मतलब 3 तारीख, ठीक है जी। आपको निवेश करना है, निवेश के बारे में हम कल ही बात करेंगे। आज तक हम पैसे के लिए दौड़ रहे हैं, वी आर वर्किंग फॉर मनी। आज के बाद योर मनी शुड वर्क फॉर यू। आज आप दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। आपको निवेश इस ढंग से करना है कि पैसा पैसे को कमा के दे रहा है, ठीक है जी। हम कल इसके बारे में बात करेंगे। स्टॉक मार्केट की जर्नी आपकी रहेगी। आप पैसे कैसे बढ़ा सकते हैं स्टॉक मार्केट में, निवेश करना बहुत जरूरी है। नहीं निवेश करेंगे तो गाड़ी चलेगी नहीं। आप बिजनेस कर सकते हैं, एक्टिव मेंबर हो सकते हैं, स्लीपिंग मेंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। रियल एस्टेट में आपको थोड़ा निवेश करना चाहिए, रॉयल्टी के लिए आपको करना चाहिए, और डेट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर लोग बाग डेट मैनेजमेंट में प्रॉब्लम कर देते हैं, इसलिए उनको तकलीफ होती है, ईएमआई नहीं दे पाते हैं टाइम पे। उनको समझ में ही नहीं आता है कि कितना बड़ा उनको लोन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। बड़ा लोन ले लेते हैं, मतलब उतना ही खाने की कोशिश कीजिए जितना आप चबा सकते हैं। अक्सर ये देखा गया है, लोग बाग प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो हमको डेट मैनेजमेंट करना आना चाहिए। अगर आपको डेट मैनेजमेंट आ गया तो आप बैंक के पैसे से पैसा बना सकते हैं। एक तो ये होता है आपने अपने पैसे निवेश किए और वो पैसा आपके लिए काम कर रहा है। इंपॉर्टेंट थिंग इज आप बैंक का पैसा निवेश करके उससे पैसा बना रहे हैं। मतलब मेरे घर का पैसा लगेगा नहीं, मैं बैंक से लोन लूंगा, निवेश करूंगा, पैसा बनाऊंगा, उसमें से मैं बैंक वाले को क्या दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा, उसका ईएमआई हफ्ता भरूंगा और पैसे घर लेके जाऊंगा। सबसे चोखा काम तो यही है ना जी। कुछ मेरा निवेश नहीं हुआ और मैंने ये कर दिया। तो ये बेसिकली अपना पैसे को बढ़ाने का स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल है। आज हम सिर्फ इतनी बेसिक फंडामेंटल की बात करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे लिख सकते हैं, ग्रुप में डाल सकते हैं। उसको मैं थर्ड डे मतलब परसों के दिन जो भी क्वेश्चन है मेरी समझ के हिसाब से उसको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा कल जो हम बात करेंगे, हम फाइनेंशियल नेट की बात करेंगे, किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियल नेट बनाना चाहिए, सेफ्टी नेट बनाना चाहिए। आप किसी भी सेक्टर में काम करते हो, बिजनेस करते हो, सर्विस करते हो, वो नेट को आपको फॉलो करना ही करना है। देखिए, आप कितना पैसा कमाते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि कमाए हुए पैसों का आप निवेश किस तरीके से करते हैं, उसका इस्तेमाल किस ढंग से करते हैं, ठीक है जी। लाइफ के फंडामेंटल कभी भी चेंज नहीं होते हैं। आप अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, फंडामेंटल लाइफ के वैसे ही रहते हैं। अभी तक का पैटर्न ये रहा है, लोग बाग बिजनेस में आते हैं तो खुले हाथ से खर्चा करते हैं। फिर कभी अगर कोविड जैसा सिनेरियो आते तो उनके सारे फंडामेंटल हिल जाते हैं। अरे यार, हमने भी आरडी शुरू किया होता तो अच्छा होता था, हम भी कुछ बचत में पैसा डालते तो अच्छा था। हमने तो सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डाला और स्टॉक मार्केट तो 7,000 पॉइंट पे आके लुढ़क गया। कहाँ, मतलब 15,000 निफ्टी चलता था, 7,000 पे आ गया, 7,500 पे आ गया, हम तो लुट गए, हमारे सारे शेयर आधे दाम में आ गए। अब मैं क्या करूं, क्योंकि हमने स्टॉक मार्केट में ही निवेश किया है। हमने तो बेसिक फंडामेंटल को छोड़ दिया, अरे बचत खाते में डालना ही नहीं है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं, फंडामेंटल चीजें हैं, उसको अपने को समझने की जरूरत है। समझने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द इम्प्लीमेंटेशन। ज्ञान तो सब जगह है,
आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, किताबों में भर भर के ज्ञान मिल जाएगा कि इस रास्ते से जाओ। उदाहरण के लिए हम सबको मालूम है कि हमको 40 साल की उम्र के बाद कम से कम 40 मिनट चलना चाहिए, डॉक्टर बार बार बोलता है। लेकिन हम में से कितने लोग 40 मिनट चलते हैं? नहीं चलते ना। बहुत छोटी सी चीज है लाइफ में, छोटी छोटी चीजें सुनने में अच्छी लगती है, करने में बड़ा मुश्किल होता है। ये जो मैं आपको बेसिक छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, आपको लगेगा अरे क्या, कुछ नहीं है। एग्जीक्यूशन इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। आप कितना इसको लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तभी मजबूत होगा, बिल्डिंग मजबूत तभी होगी जब उसके जो बेसेस हैं, उसका प्लेटफॉर्म है, जो उसका बेस है वो स्ट्रांग है। अगर आज आप एक डिसिप्लिन वे में पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिसिप्लिन वे में आपका कैश इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, आप करोगे तो आपके बच्चे भी उसको देख के करेंगे। ये तो क्या होता है, पिताजी ने गले में हाथ डाला, पैसे लिए चले गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, कैश बुक होना जरूरी है। रोज का रोज आपको लिखना है आपके कितने पैसे आए, कितने खर्च हुए, कितने बच गए। जो भी आपने खर्चा किया है उसका आपको टोटल करना है। महीने में वो टोटल करना है कि चाय पे कितना खर्चा हुआ, बिजली का कितना खर्चा हुआ। हम अक्सर ये देखते हैं बिजनेस क्लास में क्या होता है, रोज के नाश्ते का उसका 100, 150, 200 रुपये होता है। अरे 100 रुपये तो है यार, मेरा 5,000 का गल्ला रोहित भाई, 100 रुपये तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन 100 रुपये महीने के एंड में 3,000 होता है, 200 रुपये 6,000 होता है। ठीक है जी। अगर वो 3,000 है मतलब साल का 36,000 है। ठीक है, 10 साल का 3,60,000। अभी तो मैंने उस पर ब्याज जोड़ा ही नहीं है, मैंने तो निवेश की कोई बात ही नहीं की। ये तो आपका मूलधन जेब से चला गया है। अब अरे रोहित भाई इतना कमाते हैं, 3-4 हजार रुपये तो खर्चा कर ही देते हैं। आप कई बार जाते हो दुकान पे, जाते हो तो बोलता है मेरा दिन का 25 कप चाय हो जाता है, क्या करूं। ग्राहक आता है, उसको चाय पिलानी पड़ती है। ठीक है जी। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्लैक टी पे चले गए हैं, वो ग्रीन टी पे चले गए कि भैया मेरा स्वास्थ्य तो अच्छा रहे। आपको एंटरटेन करना है, सामने वाले को चाय पिलाओ, खुद क्यों पीते हो 25 कप, अपना स्वास्थ्य क्यों खराब कर रहे हो। तो लाइफ में ऐसी छोटी छोटी चीजों को आपको फॉलो करना है ताकि आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो ठीक हो सके। इफ यू वांट टू गो अ लॉन्ग वे, छोटे छोटे बेबी स्टेप आपको लेने ही पड़ेंगे, बिना उसके काम चलने वाला नहीं है। आप बोलो कल को उठ के मैं मैराथन में भाग जाऊंगा, नहीं होगा। कल को आप बोलो मैं स्प्रिंट, नो इट इज नॉट पॉसिबल। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे, स्टेप बाय स्टेप जाओगे, तो ही आपकी बात बनेगी, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। सो ये सारी उम्मीद करता हूँ इन सारी चीज़ों के लिए आप तैयारी रखोगे। उम्मीद करता हूँ कुछ वैल्यू एडिशन आपका कर सका होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिजनेस वालों को भी अपना सैलरी डे डिफाइन करना है। उनको डिफाइन करना है कितनी सैलरी लेके जाएंगे, और उस पैसे के अंदर ही हम लोग अपने खर्चे को करेंगे। कल मैं आपके साथ अपना बजट शीट शेयर करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में आप किस तरीके से किस किस हेड में पैसे को खर्च करते हैं, आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है। सो उसमें हर चीज मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है, छोटे से छोटे। आपको सिर्फ उसमें अपने आंकड़े भरने हैं, सिंपल प्रिंट आउट लेने का, आंकड़े भरने का, लाइफ सेट हो गई। हर महीने प्लस माइनस आपको मालूम पड़ जाएगा। आपको सीए के पास जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप दौड़ते ना, सीए बताओ भाई क्या हाल है, इस बार प्रॉफिट है कि लॉस है, कैश फ्लो संभाल लीजिए, प्रॉफिट लॉस बाद में होता रहेगा। ठीक है। शुरुआत यहाँ से कीजिए छोटी छोटी, और लाइफ सुधर जाएगी। अक्सर बिजनेस में हमने ये देखा है, लोग भाग प्रॉफिट तो बना लेते हैं लेकिन कैश फ्लो के लिए स्ट्रगल करते हैं। शुरुआत कैश फ्लो से कीजिए, प्रॉफिट को हम संभाल लेंगे। हमेशा लोग भाग उल्टा पैटर्न चलाते हैं। रोहित भाई मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, मैं टाटा को भी देता हूँ, बिरला को भी देता हूँ, लेकिन मेरे यार बैंक से उधारी लेता हूँ और उनको माल सप्लाई करता हूँ। जब वो मेरे पास पैसे आते तो बैंक को मेरे को वापस देना पड़ता है। मैं तो कैश फ्लो में ही उलझा हुआ हूँ। प्रॉफिट बुक्स में दिखता है 40 लाख रुपए, लेकिन कैश के लिए प्रॉब्लम है। सो फोकस लोगों का सिर्फ प्रॉफिट पे होता है, आप फोकस कैश फ्लो पे कीजिए। आपने अपने कैश फ्लो को सुधार लिया, पैसा आना और जाने को आपने अगर सुधार लिया तो प्रॉफिट अपने आप सुधर जाएगा। ब्रश करेंगे तो हाइजीन भी रहेगा और दांत भी बने रहेंगे। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका वैल्यू एडिशन कर सका होगा। एक बार फिर से आपको, आपके परिवार वालों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। जो लोग उपवास कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से स्पेशल बधाई कि भाई आप उपवास कर रहे हैं। मैंने भी कोशिश किया आज उपवास करने के लिए, एक समय खाना खाया है। तो आपका आने वाले नवरात्रि बहुत अच्छे हो, आने वाला आपका समय बहुत अच्छा हो।
आप बहुत सारी चीज़ों को अच्छी अच्छी सीखें, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और उसके बेनिफिट ले सकें। ये मेरी आप सबके लिए प्रेयर है। ठीक है, मैं मेरी सेशन को यहीं ख़त्म करता हूँ। हम कल वापस से मिलेंगे 8 से 9 में और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है जी। सो टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।